नमस्ते जी। तो आज हमारे साथ मिसेस पूजा यादव है, जिनका केवीएस में एज अ टीजीटी टीचर सिलेक्शन हुआ है। तो इनसे थोड़ा इंटरव्यू वगैरह ले रहे हैं आज। जानते हैं क्या प्रोसेस था, कैसे हुआ उनका। तो नमस्ते मैम। नमस्ते सर। तो कैसा होता है ये टीजीटी एग्जामिनेशन का प्रोसेस, किस तरीके से लोग तैयारी कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। अगर किसी बच्चे को प्रिपेयर करना है तो आप क्या गाइड करोगे, किस तरीके से कर सकता है कोई। ओके सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हम बात करें क्वालिफिकेशंस की, तो टीचर बनने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है बैचलर्स ऑफ एजुकेशन लेना। और वो पॉसिबल उसके बाद ही होता है जब आप ग्रेजुएशन कर चुके होते हैं। वो फील्ड टू फील्ड वैरी करता है। अगर आपने आर्ट्स से पढ़ाई की है तो आप बैचलर्स ऑफ आर्ट्स करते हैं, यानी कि बीए करते हैं, बीकॉम कर सकते हैं या फिर बीएससी करते हैं। इन तीनों के बाद होती है बैचलर्स ऑफ एजुकेशन। फिर बीएड के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, लेकिन एक मैंडेटरी एग्ज़ाम और है सीटेट, जो आपको क्वालिफाई करना होता है सेंटर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। तो सीटेट और क्वालिफाई करना पड़ता है, जिसकी क्वालिफाइंग मार्क्स 60% होते हैं, यानी कि 150 का एग्ज़ाम होता है और 90 मार्क्स यू नीड आपको चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। और उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं इस तरीके के एग्ज़ाम्स देने के लिए। तो अगर हम केवीएस की बात करें, सेम यही प्रोसीजर है। ये सारा है बेसिक जो आपकी नेसेसिटी है, जो आपको चाहिए होनी चाहिए। और उसके बाद आप केवीएस का एग्ज़ाम देते हैं। केवीएस में रिटन एग्ज़ाम होता है और फिर उसके बाद आपको उसका रिजल्ट मिलता है। उससे शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए कट ऑफ बेसिस पे। और फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाती है। और इसमें एक रेशो होता है कि रिटन एग्ज़ाम का 70% लिया जाता है, 70% काउंट किया जाता है ओवरऑल में, और 30% काउंट किया जाता है इंटरव्यू का। वो भी वैरी करता है, कभी कभी 80-20 रेशो भी रख लेते हैं ये, कभी 70-30 भी रख लेते हैं। आज तक वैसे मोस्टली 70-30 रखा गया है, बट बीच में एक बार इन्होंने 80-20 भी शुरू किया था। तो मैम, आपका ये पहला एग्ज़ाम था, और आपने, अगर ये एग्ज़ाम आपका पहला नहीं था तो आपने फिर किस तरीके से तैयारी की, कैसे आपने अपना पेशेंस बनाए रखा कि आप फोकस कर पाए, और ऐसा हो कि आप मैरिड हो तो उसके बाद शादी के बाद अलग टाइप की दिक्कतें होती हैं, लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं। फिर काफ़ी लड़कियां मैंने ऐसे देखी हैं जो अपने एम से डाइवर्टेड भी हो जाती है और फिर फोकस भी नहीं कर पाती। फिर काफ़ी सोचती हैं कि बस चले, हस्बैंड कमा रहा है बहुत है। तो आपने किस तरीके से कंसिस्टेंसी रखी कि आपके हस्बैंड भी वर्किंग है और आपकी शादी वगैरह हो चुकी है, तो सारी प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती हैं। तो आपने किस तरीके से इन सब को फेस किया, किस तरीके से डील किया, कैसी रही आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन, किस तरीके से आपने रिटर्न वगैरह निकाला। और आप अपने आप को लकी समझती हैं क्योंकि कट ऑफ्स बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता जिस बच्चे का सिलेक्शन होता है और जिसका नहीं होता है। तो आपके व्यू पॉइंट जानना चाहूँगा मैं इन सब के बारे में। बिल्कुल सर, नो डाउट लकी तो डेफिनेटली मैं समझती हूँ खुद को विदाउट, बट स्टिल हम कह सकते, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। केंद्रीय विद्यालय संगठन का मेरा पहला एग्ज़ाम था, पहली बार ही मैंने, फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा। लेकिन तैयारी मैंने DSSB की थी इससे पहले जो हुआ था। और DSSB की तैयारी, जहाँ तक मैं कह सकती हूँ ना, उसकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही मेरे लिए। ये भी बात सही है कि शादी के बाद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। और इनफैक्ट केवीएस के एग्ज़ाम, केवीएस के पूरे प्रोसीजर से पहले तो मैं एक बच्चे की माँ भी बन चुकी थी, तो बहुत मुश्किल था वो सब। लेकिन जो DSSB की तैयारी जो पहले से मैं करती आई थी, उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। और मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था कि जब मैंने दिल्ली की तैयारी की थी, तो उस वक्त मैं दिल्ली में ही एज अ गेस्ट जॉब कर रही थी। तो मैं अकेली स्टे कर रही थी वहीं पे। तो मैं अपने लिए टाइम निकाल पाती थी बहुत अच्छे से। स्कूल टाइम में भी, सिंस कोविड टाइम था, तो वहाँ पे भी हम अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकते थे। अपना वहाँ वर्कलोड उस वक्त थोड़ा कम था, तो वो मेरे लिए बेनिफिशियल रहा। और उस वक्त उसकी वजह से कंसिस्टेंसी मेंटेन रही। तो बस वही है कि जब उस टाइम हम एक बार बहुत फोकस होकर पढ़ाई करते हैं, तो वो हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रहती है चीज़ें, हम बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। उस वजह से मेरे ये आगे काम आई है।
माना कि केंद्रीय विद्यालय केवी के जब एग्जाम्स थे और रिटन था, इंटरव्यू था, सब कुछ था, उस टाइम मैं ससुराल में थी। तब मैंने मैटरनिटी ले चुकी थी और उसके बाद मैंने छुट्टी कंटिन्यू की थी। तो उस वक्त कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए फैमिली की बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी। इन लॉज ने बहुत हेल्प की थी तब तक मैं वहाँ पे थी तब तक। और उसके बाद उन्होंने एक बहुत अच्छी छूट मुझे मिल गई थी कि अगर मैं वहाँ तैयारी अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ तो मैं अपने घर आके तैयारी कर सकती थी। और यहाँ पे तो मेरी फैमिली बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हमेशा से रही है, तो मुझे बहुत हेल्प मिली। मेरी पूरी फैमिली ने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया। इन लॉज की तरफ से कहूँ तो उन्होंने मुझे इतनी छूट तो हमेशा से दी है कि जब मैं चाहूँ अपने घर आके पढ़ाई कर सकती हूँ, यहाँ पे रह सकती थी। और मेरे घर में हमेशा इतनी सपोर्ट मिलती आई है कि पढ़ाई को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। तो मैं जितना चाहती थी उतना मैं पढ़ सकती थी, जब मुझे उठना हो, जब मुझे सोना हो, किसी काम, कोई भी किसी भी तरीके के काम का कोई लोड नहीं था। तो ये सब चीज़ें तो हमेशा से रही हैं और इन्हीं चीज़ों ने मुझे सपोर्ट किया। और कंसिस्टेंसी तो मेंटेन करनी पड़ेगी, बेशक बच्चे हो जाए, शादी हो जाए, कुछ भी चीज़ हो, अगर आप फोकस्ड है किसी एक चीज़ को लेके तो आप डेफिनेटली उसको अचीव कर सकते हैं। यू डू हैव द पोटेंशियल। और एक बहुत बड़ी बात मैं मानती हूँ, अगर एक फीमेल एक बच्चे को पैदा कर सकती हैं, मतलब सबसे ज़्यादा पेनफुल टाइम होता है ये वो, बिकॉज मैं खुद उसके थ्रू अब जा चुकी हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में जो एक फीमेल नहीं कर सकती। शी कैन डू एनीथिंग। तो ओके। और मैम आपकी प्रिपरेशंस कैसी रही इंटरव्यू के दौरान? आपने उसका जिक्र नहीं किया यहाँ पे। काफ़ी बच्चे होते हैं जिनके रिटर्न निकल जाता है, फिर वो इंटरव्यूज़ के लिए काफ़ी ट्राई करते हैं और दोनों कॉम्बिनेशन फाइनल मेरिट में वो देख नहीं पाते अपना नाम। आपका, आप लकी रहे हो सकता है आपका पहली बार केवीएस में निकला हो, तो आप उन लोगों को कोई कोर्स वगैरह बाय करने को कहोगी? उनको क्या स्ट्रेटजी दोगी जो ऐसे लोग हैं जिनका रिटर्न निकल चुका है पर दे नीड सम टिप्स ऑन इंटरव्यू एंड ऑल? हाँ एग्जैक्टली सर, सबसे इम्पोर्टेंट बात है रिटर्न निकलने के बाद इंटरव्यू तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। सिंस केवी में तो बेसिकली इंटरव्यू इतना इम्पोर्टेंट होता है कि अगर आप रिटर्न में आपके मार्क्स अगर कट ऑफ के बिल्कुल आसपास हैं फिर भी आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि कोर्सेज बाय करने की बजाय मैं सजेस्ट करूँगी आप सेल्फ प्रिपरेशन करें और एक बहुत ही लॉयल इंसान जो आपके लिए, जिस पे आप इतना भरोसा कर सकते हैं कि he or she will help you out. Like my brother helped me a lot for that 1 month which I got for interview. इंटरव्यू के लिए मुझे रिटन के बाद इंटरव्यू का के बीच में मेरा रिटन का रिजल्ट आया था 21 अप्रैल को और मेरा इंटरव्यू की डेट थी 23 मई, अप्रॉक्स 1 मंथ मोर देन दैट इवन। तो उस टाइम पे मेरे भाई ने इसमें बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया था। उससे ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग मेरी पढ़ाई को लेकर, अंडरस्टैंडिंग एंड बॉन्डिंग किसी के साथ रही नहीं है। तो हम हमेशा से बहुत बॉन्ड तो हमारा डेफिनेटली बहुत अच्छा है। और उसने वो जो रिहर्सल्स करवाई थी कि किस तरीके से मुझे इंटरव्यू फेस करना है, किस तरीके से मुझे अपने आप को प्रेजेंट करना है, मेरी छोटी छोटी कमियां निकाल के कैसे मैं खुद को इम्प्रूव कर सकती हूँ, ये सारी चीज़ें उसने बहुत ही ज़्यादा हेल्प की थी। और वही चीज़ें हैं जो मेरे काम आई, क्योंकि वहाँ पे वही क्वेश्चंस, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि आज हम जो क्वेश्चंस हमसे कोई पूछ रहा है वही क्वेश्चंस इंटरव्यू में हमसे पूछे जाएंगे। और ऐसा मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि जो हम प्रिपेयर करते थे या फिर मेरा भाई जो भी रिहर्सल के टाइम पूछता था वही चीज़ें वहाँ पूछी गई हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1-2 क्वेश्चंस ही थे, अदरवाइज मैक्सिमम क्वेश्चंस थे जो बिल्कुल हमारी रिहर्सल के बाहर थे। लेकिन वो रिहर्सल इतनी काम आई वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे मैं उस प्रैक्टिस मोड में इतनी ज़्यादा जा चुकी थी कि मुझे अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है और मेरे सामने कैसे भी क्वेश्चंस आते हैं तो मैं उनके आंसर करूँ कैसे, ये सारी चीज़ें मुझे उस रिहर्सल से सीखने को मिली। तो मैंने कोई कोर्स बाय नहीं किया था, माई ब्रदर हेल्प मी अ लॉट इन दिस। और इंटरव्यू का क्रेडिट मैं डेफिनेटली अपने भाई को देना चाहूँगी। उसने बहुत 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 ही ज़्यादा लॉयल्टी और बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी के साथ मेरी प्रिपरेशन करवाई थी एंड थैंक्स टू हिम फॉर दिस। एंड रिटन के लिए तो इट वाज, वो तो हार्ड वर्क था, मेरी दिल्ली की प्रिपरेशन बहुत हेल्प की थी उस टाइम उस चीज़ में। तो बाकी इंटरव्यू के लिए आई वुड डेफिनेटली गिव द कंप्लीट क्रेडिट टू माय ब्रदर एंड थैंक्स, दैट्स इट।
ओके। तो मैम अब आपका जैसे एग्ज़ाम निकल गया है, पोस्ट मिल गई है, कैसा लग रहा है आपको? आपकी फैमिली वालों का क्या रिएक्शन था? हाउ डू यू फील नाउ? हाउ हाउ इज़ इट गोइंग नाउ एंड हाउ आपकी पोस्टिंग भी काफ़ी दूर जा रही है, तो पहली बार वहाँ जाना होगा, एक्साइटमेंट है या फिर इट्स लाइक कि चलो? नहीं, ऑफ कोर्स एक्चुअली मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, अपने फादर के साथ बहुत सारी जगहों पे घूमी हूँ मैं। तो मैं हमें ना आदत हो चुकी है कि हमें एक प्लेस से नई प्लेस में जाने के लिए अपने आप एक्साइटमेंट आ जाती है। हम इस चीज़ में आ चुके हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो इसके लिए मैं डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बहुत दूर पोस्टिंग आई है, नो डाउट, लेकिन ये भी बहुत अच्छी जगह है बिकॉज एंड मैं वहाँ पे कभी गई नहीं हूँ, साउथ साइड में कभी जा नहीं पाई थी। तो आई एम हैप्पी कि आई विल बी एक्सप्लोरिंग इन अनदर सिटी विच आई हैव नेवर एवर बीन टू। एंड फैमिली की बात करें तो ऑफ कोर्स एवरीवन इज हैप्पी, क्योंकि ये सिर्फ मेरी सक्सेस नहीं है, ये मेरी पूरी फैमिली की सक्सेस है। उनकी हेल्प और सपोर्ट के बिना शायद मैं कभी इस लेवल तक नहीं पहुंच पाती, एंड थैंक्स टू एवरीवन। एंड lastly but of course he is the very first to be thankful to my father। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा हेल्प की है, पता नहीं कितने टेस्ट दिए हैं मैंने उनके साथ जा जाके। एंड दिस इज समथिंग जिसके लिए मैं वेट कर रही थी कि मैं कभी उनको प्राउड फील करवाऊँ। एंड आई एम रियली हैप्पी एंड ऑफ कोर्स ही इज़ वेरी हैप्पी टुडे। माय मदर, फादर, ब्रदर एंड माय इन-लॉज सब बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। एंड मैं अपना इस चीज़ का क्रेडिट अपनी पूरी फैमिली को देना चाहूँगी। एंड दैट्स इट। मैम कई बार ऐसा होता है कि बंदा एग्ज़ाम देता है कोई, उसके बाद रिजल्ट नेगेटिव आता है, फिर एक साइकिल चलने लग जाती है दिमाग में कि हम शायद उतने कैपेबल नहीं हैं, और फिर घर वाले भी इस साइकिल को सपोर्ट कर देते हैं, और मोस्टली जो इनर सर्कल होता है घर का, वो वाले भी सबके मन में डाउट आ जाता है एक बार कि इतना दिमाग नहीं है भाई तेरे में, ये नहीं है वो नहीं है। आपने एग्ज़ाम निकाला है और अच्छे लेवल का एग्ज़ाम निकाला है, तो आपको लगता है कि जो बंदे सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं एग्ज़ाम्स में, उनमें थोड़ा माइंड का कमी रहती है कि वो इतने विकसित नहीं होते दिमाग से, ऐसा कुछ लगता है आपको? या फिर ये है बस पेशेंस चाहिए होता है आदमी को, हार्ड वर्क करते रहे तो मिल जाता है जो वो चाहे? बिल्कुल सर, नो डाउट, अगर आप में पेशेंस है और आप कंटिन्यू हार्ड वर्क करते रहते हैं, मेहनत करते हैं, तो ऑफ कोर्स आपको मिलेगा। और सक्सेस एक ही बार में नहीं मिलती। मैंने तैयारी DSSB से शुरू की थी और उसमें मैं खुद अनसक्सेसफुल रही। उस टाइम मैंने खुद बहुत ही ज़्यादा बुरा फील किया था। आई थिंक बहुत लंबे टाइम तक मैं बहुत परेशान भी रही थी कि इतनी मेहनत की फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला। बट उस टाइम पे फैमिली सपोर्ट होती है। एक बार के लिए वो फैमिली के जो वर्ड्स होते हैं ना कि तुम शायद तुम्हारी मेहनत में कमी रही है, समथिंग लाइक दैट, वही चीज़ें होती है। उसको अगर हम पॉजिटिव वे में लेके चलें तो हम बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर लेते हैं उसके बाद। और अगर आप नेगेटिव वे में ले लेते हो तो फिर वो आपकी प्रॉब्लम है। तो इमोशनली स्टेबल, कंसिस्टेंसी और ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें खुद में डेवलप करनी पड़ती है। लोग तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कहेंगे, और अगर मैं कहूँ तो मेरी मम्मी हाउसवाइफ हैं, बट वो तो बोल सकते हैं शी इज़ द मतलब बिल्कुल कह सकते हैं कि सेंटर है वो मेरी सक्सेस का। क्योंकि जैसे हमारे स्पेशली गाँव में तो होता है ना कि तुम्हें ये काम सीखना है, वो काम सीखना है, तुम्हारी शादी होने वाली है, ये होने वाला है। मुझे आज तक मेरी मम्मी ने कभी ऐसा मेरे ऊपर बर्डन डाला नहीं, और इसी वजह से शायद मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। फैमिली का सपोर्ट इतना है कि शायद कि मैं जितना कहूँ जिसके बारे में वो बहुत कम है। मेरी इन लॉज में भी मेरे हस्बैंड ने, मेरी सासू माँ ने और मेरी यहाँ की फैमिली तो डेफिनेटली हमेशा बहुत सपोर्टिव रही है। तो ये सब सपोर्ट तो चाहिए, और ये सब मुझे मिला भी है और सबको मिलता भी है। और थोड़ा बहुत गुस्सा सबको आता है, हमें भी आएगा अगर हम उनकी जगह रख के देखें खुद को। तो अगर सक्सेस एक बार में नहीं मिलती है तो उस वक्त हमें उनके उन नेगेटिव वर्ड्स को जो उस वक्त सिर्फ गुस्से में बोले गए हैं उनको पॉजिटिव वे में लेते हुए अगर हम चलते हैं तो हमें डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। और वही लोग होंगे जो आज आप पे गुस्सा कर रहे हैं, वो उस दिन सबसे ज़्यादा खुश होंगे जिस दिन आपको सक्सेस मिलेगी। तो डेफिनेटली मैम, ये लोगों का और घर वालों का सर्कल समझ आता है, पर एक सेल्फ डाउट भी होता है। अगर तुम्हें सक्सेस नहीं मिलती सही टाइम पे, या फिर ऐसा होता है कि सक्सेस अचीव नहीं कर पा रहे हो, एक दो बार के ट्राई के बाद आदमी को खुद लगने लग जाता है कि मे बी ही इज़ नॉट कैपेबल इनफ टू अचीव द राइट थिंग व्हाट ही इज़ एमिंग फॉर।
सो ऐसे आपके में कभी फेज आया था ऐसा, और ऐसा आया तो हाउ डिड यू डील विद इट, एंड व्हाट विल बी योर सजेशन टू द गाइस जो ट्राई करते हैं इन एग्जाम्स का और ये सब इन सब के लिए? हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। मेरी लाइफ में मैं कुछ अलग नहीं हूँ कि मेरी लाइफ में ऐसा कोई फेज नहीं आया हो। ऑफ कोर्स सेल्फ डाउट आता है। जब मैंने तैयारी की थी और उसके बाद भी नहीं हुआ था तो मुझे सेल्फ डाउट आया था कि शायद मैं केपेबल नहीं हूँ। लेकिन फिर जब हम ध्यान से सोचते हैं और हमने तैयारी जैसी की थी उसको आप ध्यान से रियलाइज करते हो ना, तो आपको लगेगा कि हमने मेहनत कहाँ कहाँ की थी और किस किस जगह पे हम चूक रहे थे। तो आपको उस चीज़ को लेके ज़्यादा क्लियर करना है। एंड हमें सेल्फ डाउट ना सिर्फ इतना ही होना चाहिए कि हम मुझे ये चीज़ क्लियर है या ये चीज़ क्लियर नहीं है, इतना। बाकी किसी के साथ कंपेयर करके अगर आप सेल्फ डाउट लेके आओगे तो शायद आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि सिलेबस इतना आपके लिए भी है और दूसरे इंसान के लिए भी उतना ही है। तो अगर आप खुद से कॉम्पीट करते हुए किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, लाइक आपके पास 25 चैप्टर हैं, तो आपको उन 25 चैप्टर को कंप्लीट करना है एग्जाम से पहले। एक बंदा अगर उन 25 चैप्टर को एक महीने में ही करके बैठा है तो आपको उसके साथ थोड़ी कॉम्पीट करना है, आपको तो एग्जाम ही देना है, आपको कंपटीशन तो उस दिन लड़ना है। वो चाहे कोई 25 चैप्टर्स को 25 दिन में कर दे, और आप अगर उन 25 चैप्टर को उस एग्जाम से जस्ट पहले भी कवर अप कर लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो दिस इज द बेस्ट थिंग। इम्पॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि आप जो कर रहे हो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए, हाँ मैं आज कल से बेटर हूँ। सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट है कि एग्जाम में सक्सेसफुल होने के लिए। बाकी ये सब चीज़ें चलती रहती है। किसी और के साथ कंपेयर करोगे तो सेल्फ डाउट इंक्रीज हो जाता है, वो भी नेगेटिव वे में। जब तक पॉजिटिव वे में सेल्फ डाउट्स चलते हैं तो आप ओवरकम करते रहते हो और आप सक्सेस की जर्नी पे इजीली चलते जाते हो और सक्सेस भी मिलती है। लेकिन आप कंपैरिजन के साथ सेल्फ डाउट करने लगते हो तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाता है आपको, और सक्सेस आपसे उतना ही दूर जाती रहती है जितना आप उसके पास जाने की कोशिश करते हो। तो कंपैरिजन बहुत ही बुरा होता है दूसरे के साथ, लेकिन अपने आप से कंपेयर करते हो अगर आप प्रीवियस डे को आज के दिन के साथ, तो आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से सक्सेस की तरफ बढ़ते जा रहे हो। मैम आजकल जो न्यू जनरेशंस है जो उनमें मोस्टली ये चीज़ पाई गई है, जैसे एक चीज़ करते हैं फिर थोड़ी देर बाद लगता है कि इसमें ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, दूसरी चीज़ ट्राई कर लेते हैं। अब ये कर रहे हैं, ये नहीं तो भाई अपना यूट्यूब चैनल खोल लेंगे, या यूट्यूब नहीं तो छोड़ो भाई अपना टिकटॉक खोल लेंगे, कुछ ऐसा कर लेंगे जिससे पैसे आ जाए। सब इधर उधर भागते रहते हैं। जैसे कई बंदे होते हैं जो यूपीएससी की में भी ट्राई कर रहे हो, फिर वो एक एग्जाम को छोड़ के दूसरी की तरफ भागेंगे, फिर दूसरा आ गया कोई एग्जाम तो उसकी तरफ भागेंगे। हाउ डिड यू मेंटेन दैट फोकस कि जाना है तो बस टीचिंग लाइन में जाना है, क्योंकि एग्जाम्स तो बैंक के भी आते हैं, सीजीएल के भी आते हैं, और कुछ नहीं तो फिर प्राइवेट में भी जाने का मन करता है, और कुछ नहीं तो सब सोचते हैं कि जल्दी जल्दी पैसे आए और लोगों को ये लगे कि हाँ बस आ रहे हैं पैसे आ रहे हैं और बंदा कमा रहा है, थोड़ी इज्जत सबको चाहिए होती है, सबके मन में ऐसा रहता है। सो हाउ डिड यू लाइक फोकस ऑन वन थिंग, क्योंकि इवन केवीएस के एग्जाम्स भी ऐसा नहीं होता हर साल आते हैं, 4 साल में एक बार आता है। अगर कोई बंदा अभी पास आउट हुआ है तो उसके मन में आया कि चलो भाई केवीएस निकालता है, तो उसके 4 साल तक तो दिमाग पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाएगा। सो हाउ डिड यू फोकस ऑन इट? ये हो गया या फिर आपने कुछ मेंटेन करके रखा है? इसके बारे में भी थोड़ा बताएं। ऑफ कोर्स मैंने सीरियसली मेंटेन करके रखा। मेरे हस्बैंड एक्चुअली हमेशा बहुत सपोर्टिव रहे हैं। मैं हमेशा से चाहती थी जॉब करना, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है कि ठीक है तुझे जो करना है वो कर। बट स्टिल मैंने हमेशा ये बोला था ना कि मुझे जॉब करनी है, तो वो हमेशा वो बोलते रहते थे कि अब तुम्हारे टीचिंग के तो आ नहीं रहे। सिंस केवीएस का भी ना 4 साल में आया, 2018 में आए थे इसके फॉर्म्स, जब मैंने मेरी बीएड कंप्लीट हुई थी, और उसके बाद ये अभी निकले थे 2022 में। तो इतना लंबा गैप इस टाइम पे बहुत बार सब लोग बोलते हैं कि तुम ये ट्राई कर लो, ये वाले एग्जाम्स आ रहे हैं, जस्ट गो फॉर इट, गो फॉर दैट, गो फॉर दिस, गो फॉर दैट, समथिंग लाइक दैट। लेकिन मैं हमेशा से फोकस्ड टीचिंग पे ही रही थी, हमेशा टाल मटोल कर देती थी कि नहीं यहाँ नहीं जाना, मैं एक बार यहीं करती हूँ, क्या पता मैं यहाँ बहुत अच्छा कर लूँ। इस तरीके से मतलब मेरा माइंडसेट था कि मुझे इसी फील्ड में जाना है, दैट्स इट। तो वो मेंटेन करके हमेशा से चली थी मैं, और बस उसकी वजह से ही यहाँ तक पहुँची हूँ। मिलता है बिल्कुल, सब कहते हैं कि आप ये करो वो कर लो, और ये उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि टीचिंग की अगर हम बात करें तो हर साल फॉर्म्स आते हैं, ऐसा नहीं है, हाँ नहीं हो पाता। कहीं के भी आप देख लो 2-3 साल लग जाते हैं, और इतना गैप करियर में कि हम सेटल होने से पहले लाइक सेटल हुए नहीं है, और 2-3 साल का गैप कंटिन्यू चलता जा रहा है, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है दिमाग में।
तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें फोकस मेंटेन करना चाहिए, फोकस मेंटेन करके रखना पड़ेगा आपको, तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे। तो ये सब अपने आप नहीं हुआ, यहाँ इतना गैप था, उसके बाद भी मैं कहीं ना कहीं अपना टीचिंग में ही, मेरा फोकस वहीं की वहीं था और मैंने इसी फील्ड में कंटिन्यू किया और शायद इसीलिए मैं आज यहाँ पे पहुँच पाई हूँ। ओके, थैंक यू मैम। मैम मोस्टली हमारी जो ऑडियंस होगी वो गांव की लोग होंगे जो मोस्टली देखेंगे, तो उनके लिए कोई मैसेज, किसी की शादी जल्दी हो जाती है, कोई ऐसे सोचता है सब चीज़ हो गई, बहुत ज़्यादा अनफेयर सा फील करता है, तो आप उनके लिए एक लास्ट मैसेज दे दीजिए एंड वी विल क्लोज दिस। थैंक यू। सबसे पहले शादी जल्दी हो गई है, ये सब चीज़ें ना सिर्फ गर्ल्स के लिए होती हैं कि तुम्हारी शादी होगी अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएगी। बट मैंने कुछ देर पहले भी एक बात कही थी कि अगर एक फीमेल, सबसे ज़्यादा पेनफुल टाइम होता है जब तुम एक बच्चे को जन्म देते हो और उसको पालना पोसना, ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट मेरे अकॉर्डिंग। और जब एक फीमेल ये कर सकती है तो वो सब कुछ कर सकती है। आप अपने लिए टाइम निकाल के पढ़ाई कीजिए और चाहे कितनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, आप तब भी अपने आप को प्रूव कर सकती हैं एंड यू कैन डू इट। दैट्स इट। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।